morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study political science, the international organization. So student, let's start chapter international organization. बेटा इस चैप्टर के अंदर हमारे मेन कॉन्सेप्ट जो मेन पॉइंट्स हैं, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है इसके बारे में होगा. जनरली हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम यूएन को कॉन्सेप्ट में लेते हैं, तो आखिर में यूएन कैसे इवॉल्व हुआ, इंटरनेशनल एजेंसीज क्या क्या हैं, और रिफॉर्म ऑफ यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर. यानी कोल्ड वॉर के बाद में यूएन के अंदर एक जरूरत फील की गई थी कि आखिर में इसमें रिफॉर्म्स क्यों किए जाएं, जो इसका जुरिडिक्शन है क्या है, इंडिया और यूएन के बीच में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, यूएन इन ए यूनिपोलर और वर्ल्ड इसके बीच में सामने आया. तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली बात है कि भाई वर्ल्ड के अंदर देर आर डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, एंड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कंट्री इज हैविंग इट्स ओन आइडियोलॉजी. सबके अपने अपने आइडियोलॉजी है, सबके अपने दोनों के दो कंट्री के बीच में कोई डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, उसके बेस के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं वायलेंस के अंदर कन्वर्ट ना हो, उसके अंदर पीस एंड हार्मोनी कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट रहे. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो वार और पीस के जो बीच के मैटर हैं उनको सोल्व करने के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है. जो नए नए आइडियाज हैं उनको जनरेट करती है, यानी प्लेटफॉर्म है एक तरह से, प्लेटफॉर्म फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड वेज ऑफ कॉपरेशन. ये जो अलग अलग आइडियाज हैं वहां पर जाकर के आप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके ऑफिस के अंदर, उसकी मीटिंग के अंदर अलग अलग कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने आइडियाज वहां पे पुट अप करते हैं. फैसिलिटेट नेशंस टू कोऑपरेट एंड हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन ग्लोबल इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एडिकेशन ऑफ डिजीज. अभी कुछ इश्यूज हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, जस्ट लाइक इसे आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई ग्लोबल एपिडेमिक का हम नाम लेते, कोरोना चल रहा है, तो उसके ऊपर भी कई तरह के वहाँ पर आइडियाज दिए जाते हैं कि आखिर में उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनको कंट्रोल में लिया जाए. तो ये इसका एग्जांपल इसने दिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं. अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेनली आर टू टाइप्स. एक होती है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर नेशनल गवर्नमेंट, जितनी भी कंट्रीज की जो नेशनल गवर्नमेंट है वो उसके मेंबर्स होते हैं. अब ये मेंबरशिप कुछ भी हो सकते हैं, सारे नेशंस के भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, G8, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, नाटो, अरब लीग, ये दीज आर द इंटरनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है. अब सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो फॉर्म, किस बेसिस के ऊपर बनी है, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इसके अंदर NGOs हैं, आपके अलग अलग मेंबर्स हैं जो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को रन करते हैं. तो इंटरनेशनल कमेटी जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी है, आपका ग्रीन पीस है, तो ये अलग अलग बेसिस के ऊपर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. यानी दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर गवर्नमेंट. वहाँ पर ये प्राइवेट बेसिस के ऊपर, एक वॉलंटरी बेसिस के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है. अब आती है बात कि भाई इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, आखिर यूएन कैसे इवॉल्व हुआ. तो बेटा सिंपली अपन से हम बात करें कि व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, आफ्टर देन डिमांड उठने लगी कि भाई यूएन को भी इवॉल्व किया जाए. यानी इससे पहले क्या था, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जितने भी कंट्रीज थे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म्ड, उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था लीग ऑफ नेशन. अब लीग ऑफ नेशन टोटली फेल्ड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आगे बढ़ाने में या रोकने के अंदर, उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो टोटली फेल हो गया था. तो लीग ऑफ नेशन एक तरह से डैमेज हो गया था. आफ्टर देन जब लीग ऑफ नेशन डैमेज हो गया था, तब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर
एक यूएनओ इवॉल्व हुआ था। तो द नेम यूएन devised by the United States President Franklin D. Roosevelt, first used in declaration by United Nations on 1 जनवरी 1942 को उन्होंने इसका डिक्लेरेशन दिया था। अब इसके अंदर अलग अलग इसका खुद का अपना चार्टर बनाया गया और उसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर 1945 फरवरी यात्रा कॉन्फ्रेंस के अंदर बिग थ्री डिसाइड इसका मतलब यहाँ पर कौन कौन से पावर्स थे आपके, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, ये कुछ इस टाइप के पावर्स थे जो वहां पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर के ये वर्क करना चाह रहे थे। लास्ट में 26 जून 1945 को यूएन का चार्टर साइन हुआ जिसके अंदर बाई 50 नेशंस, पोलैंड साइन ऑन अक्टूबर 15 पे साइन कर दिया था पोलैंड ने। सो यूएन हैज 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स। यानी जो यूएन जो फॉर्म हुआ था हमारा वो जब वैसे तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। जब इसका चार्टर साइन हुआ एट दैट टाइम देयर आर 51 मेंबर। ये 51 मेंबर्स इसके मेंबर्स थे और ये 51 मेंबर्स जो मेंबर थे उसके अंदर स्टार्टिंग में तो 50 थे और बाद में पोलैंड ने इसके अंदर बाद में साइन किए थे, तो इसलिए 51 मेंबर्स ने इसको साइन अप किया था। अब इसके अंदर इंडिया भी एट दैट टाइम वाज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन डे जनरली क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 24 अक्टूबर को है, दैट्स वाई यूनाइटेड नेशन डे या यूएनओ डे हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया यूएन के अंदर शामिल हुआ। यानी जो मैंने कहा आपको कि 50 पहले 50 कंट्रीज थे, यानी जब ये स्टार्ट हुआ उस समय पर टोटल मिला के कंट्री हो गए थे 51। तो 51 के अंदर इंडिया भी हमारा उसका मेंबर था और एट प्रेजेंट देयर आर 193 मेंबर्स स्टेट जो हैं इसके मेंबर्स हैं। अब ये चार्टर है, यूनाइटेड नेशन के अपने रूल्स रेगुलेशन है जिसके अंदर हर एक कंट्री को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है और अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि जहां पर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कंट्री डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन द चार्टर। अब ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर हम निकालें तो व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। तो एज वी नो दैट फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली, सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टशिप काउंसिल। तो जनरल असेंबली की जब हम बात करते हैं, जनरल असेंबली जस्ट लाइक ए पार्लियामेंट ऑफ द यूएनओ। देयर आर 193 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूएनओ इन प्रेजेंट टाइम। तो ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कंट्री इज हैविंग द राइट टू वोट एंड वैल्यू ऑफ देयर वोट इज आल्सो इक्वल इन जनरल असेंबली, नो मैटर वेदर द कंट्री इज रिच और द पुअर और लार्ज और बिग और लेस पावरफुल और मोर पावरफुल, इट डजेंट मैटर। यहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो इश्यूज हैं उनको आप आकर के पुटअप कर सकते हैं। जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जनरली दीज आर यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। दीज आर द 5 मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर बनाए गए और इनके पास में दीज काइंड्स ऑफ कंट्री आल्सो हैविंग द पावर ऑफ वीटो। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी व्हेन द डिस्प्यूट्स मे बी अराइज बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज। तो कोई सा भी डिस्प्यूट हो, अब वहां पर कहां पर सोल्व किया जाएगा उस डिस्प्यूट को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन है दैट इज द फाइनल डिसीजन। फिर है आपकी इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इसके अंदर आपके IMF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सेक्रेटरीट का भी अपना रोल है, जो सचिवालय है इसका जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर तरह तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो जनरल असेंबली यानी सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मेन ऑर्गन माना गया जिसको कि मैंने क्या कहा आपको कि पार्लियामेंट है एक तरह से वहाँ की। Each member state in the assembly has one vote and value of their vote is also equal. अब इसके फंक्शंस की बात करें तो मेन अलग अलग फंक्शंस हैं। मेंटेन, सबसे मेन फंक्शन इसका मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिसआर्मामेंट।
यानी आपके जो हथियारों की रेस है उसको बिल्कुल रोक देना, खत्म करना इसका मेन मकसद है। और इनिशिएट स्टडीज, मेक रिकमेंडेशंस टू प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल cooperation, development, codification, international law, realization, human rights. These are the main functions of the United Nations. Makes recommendation for peaceful. अब इस मेन जो चीज है कि यार पीसफुली लेवल के ऊपर अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको अराइज जो हो रहा है उसको पीसफुल मैटर के बेस के ऊपर सोल्व किया जाए। तो रिसीव्स एंड कंसिडर रिपोर्ट फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर यूएन ऑर्गन के थ्रू इसको भी रिपोर्ट की जाती है। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मैंने बताया भी आपको, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, डिजाइन टू द मेन गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड पीस, यानी वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी रखी गई है? सिक्योरिटी काउंसिल की है। अब इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और एंड 10 इलेक्टेड बाय द, और जो 10 मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट होकर के आते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है, इनको हम जनरली क्या कहते हैं कि ये दीज आर द टेम्परेरी मेंबर्स, और इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 ईयर्स का होता है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन है उसको जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको फॉलो करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। और सेक्रेटरी, इसका जो हेड होता है सेक्रेटरी जनरल, इसका हेड होता है। अब मेन जो सबसे बड़ी पावर है इसके पास वो कौन सी पावर है? वीटो पावर। यानी 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए एंजॉय प्रिविलेज ऑफ वीटो पावर। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मेन हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन द हेड और प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, यानी मेन ऑर्गन माना गया है बिकॉज इफ एनी काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट इज अराइज बिटवीन द कंट्रीज और अमंग द कंट्रीज द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज टू बी फाइनल। तो हैज 15 जजेस इसके अंदर अपॉइंट होते हैं 9 ईयर्स के लिए, और किसके थ्रू? जनरल असेंबली के थ्रू चूज होकर के आते हैं, जहां पर कि इनके पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। अब आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो हैं ये अपने इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रन करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्गन टू कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलेटेड वर्क ऑफ द 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के थ्रू इसको कराया जाता है। फंक्शनल कमीशंस एंड 5 रीजनल कमीशंस इसके अंदर बनाए गए। यार ये हटानी पड़ेगी। अब सेक्रेटरी जनरल, पुराना आ गया ये। अब प्रोग्राम्स एंड फंड्स, यानी इसके कौन कौन से प्रोग्राम्स लिए गए हैं? तो यूएनडीपी, ये भी एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कंट्रीज़ के बीच में नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज, पीपल की हेल्प करना, इन सबके वर्क को देखती है। अब यूएनएचसीआर कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल एक्शन टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज़, जो दूसरे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री के अंदर लोग पहुंच गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। रिसॉल्व रिफ्यूजीज प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर रिफ्यूजी की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अब यूनिसेफ जो है आपका, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, प्रमोट्स द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी ये बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। इंटरनेशनल एजेंसीज, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945 को बनाया गया था, और इसके अंदर 2008 के अंदर इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज के इसके ऊपर भी माना गया। फिर एनी इंटरनेशनल डेज ऑफ लैंग्वेज 2008 के अंदर ANO इंटरनेशनल डी लॉस आइडोमॉस 2008 के अंदर ये जो आपका अलग अलग बेसिस के ऊपर इसको आगे रन किया गया। अब आया हमारा नेक्स्ट वन इज, तो वर्ल्ड बैंक मेड अप ऑफ, अब वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक जो है 185 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और ये वर्ल्ड बैंक पुअर कंट्रीज को लोन देने का काम करता है। और इसका जो
प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का, दैट इज अपॉइंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द यूएसए। यानी प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ऑलवेज द सिटीजन ऑफ अमेरिका, उसी का ही मेंबर्स ये होता है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द ऑब्टेन अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन एंड मैन रिगार्डिंग डिसेंट एंड डायनेमिक वर्क कंडीशन टू अटेंड फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन ILO वर्क करता है, जिससे कि जो कंट्रीज़ के अंदर या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो लेबर है उनके वेलफेयर के लिए इसके अंदर वर्क किए जाते हैं। A food and agricultural organization of the United Nations leads to international efforts to defeat hunger। यानी सीधा सा है इसका फंडा कि लोगों के बीच में जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको आपस के अंदर रोका जाए। तो दैट्स स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रिमेनिंग चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।